हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है इंट्रोपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, मतलब आंतरगणन एवं बाह्य गणन। क्या होता है ये आंतरगणन एवं बाह्य गणन? मतलब एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी स्टेप जिसमें जो भी ग्रुप दिया हुआ होता है उस ग्रुप में कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई डेटा आपको कैलकुलेट नहीं होता है, बीच का कोई डेटा आपको कैलकुलेट करना होता है, तो उस कैलकुलेशन के लिए जो है वो आप इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, मतलब आंतरगणन की प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर कोई भविष्य के लिए या कोई फ्यूचर डेटा का जब आप उपयोग कैलकुलेट करना चाहेंगे, भविष्य के लिए कोई जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो वहाँ पर जो है एक्सट्रापोलेशन का उपयोग किया जाएगा, मतलब बाह्य गणन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं जब कोई लंबी अवधि के आंकड़े प्राप्त होते हैं परंतु इस अवधि के बीच में किसी समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। मतलब आपके पास सपोज करो कि पॉपुलेशन का एक डेटा है और वो पॉपुलेशन का डेटा आपके पास 1971 से लेकर के 2011 तक का है। 71, 81, 91, 2001 और 2011 ये दिया हुआ है आपका। लेकिन अब इसमें बीच का कोई डेटा आपको फाइंड आउट करना है। मान लो आपको बताना है कि 2005 की पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि एक लंबी डेटा आपका बहुत सारा डेटा हमारे पास है, लंबी अवधि का आपके पास डेटा है, लेकिन उसकी चेन टूटी हुई है, बीच का कोई डेटा उसमें से हमको दिया हुआ नहीं है। वो फाइंड आउट करना जब रहता है तो वो आप जिस विधि का उपयोग करोगे वो अंतर्गणन कहलाएगा, इंटरपोलेशन कहलाएगा। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि यार 2001, 2011, अब 2021 में पॉपुलेशन कितनी होगी, हम मतलब भविष्य के लिए एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पर एक्सट्रापोलेशन का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब बाह्य गणन का उपयोग करेंगे। अर्थात दिए गए डेटा से उस ग्रुप के बीच की कोई जानकारी प्राप्त करना इंटरपोलेशन कहलाती है। वह किसी भविष्य की अवधि का अनुमान लगाना, फोरकास्टिंग करना बाह्य गणन प्रोसेस कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया है। देखो 80, 90, 2000, 10, 20, इनमें से अब आपसे बोल दिया जाए कि 95 की जानकारी कैलकुलेट कीजिए, तो फिर हम इंटरपोलेशन के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं, है ना, एक कल्पना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया है कि 1980, 90, 2000, 2010, 2020 और उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर फ्यूचर में सपोज करो 2021 का लगाइए अनुमान, 2025 का लगाइए अनुमान, तो फिर वहाँ पर जिस विधि का उपयोग करेंगे हम एक्सट्रापोलेशन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। टोटल मिलाकर के ये जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो भी आपके पास डेटा होगा वो डेटा बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंट टाइप का डेटा होगा तो फिर आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा वेरिएशन चल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं वो डेटा में होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, इस मेथड मतलब इसको कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स होती हैं। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के लिए इसकी कुछ मेथड है। देखो आप, एक पैराबोलिक कर्व मेथड होती है, एकेंद्र वक्र विधि, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, द्विपद विस्तार विधि, एक न्यूटन मेथड होती है, एक स्टर्लिंग मेथड होती है और एक लॉन्गरेंज मेथड होती है। ऐसे करके ये 5 विधियाँ समथिंग इसमें बताई गई हैं और इनके अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। ज़्यादातर जो प्रचलन में है वो ये एक द्विपद विस्तार विधि जो है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड एक ये है, और लॉन्गरेंज मेथड जो है वो ज़्यादा उपयोग में आती है। ठीक है, मतलब इन दो के जो हैं हम अभी क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। हालांकि एग्जांपल और भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी ये 2 मेथड हो सकती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड और एक लॉन्गरेंज। ठीक है। और बाइनोमियल के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी द्विपद विस्तार विधि के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। और द्विपद विस्तार विधि के क्वेश्चन अपन ने मतलब ये मेथड आपके लिए अभी फ़िलहाल में नई नहीं होगी,
कारण है उसके पीछे, अपन ने सबसे जब ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था तब वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। मैंने आपको एक चार्ट पूरा समझाया था, पूरा का पूरा वही है ये, है ना, वही चार्ट है, बस थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका बदल जाता है, वो अपन देखते हैं। देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, द्विपद विस्तार विधि, जहाँ डेटा फाइनाइट परिमिति के अंतर के आधार पर हो, अर्थात x के माप समान विस्तार से बढ़ते या घटते क्रम में हो और उसके समकक्ष हमको y के माप ज्ञात करना हो, मतलब y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो, और तो हम जो है वो इस विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर टोटल मतलब ये विधि जो है वो कल्पना पर आधारित होती है, केवल एक कल्पनाशीलता है, हम एक विचार कर रहे हैं, हम एक सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एक्यूरेसी जो है हम नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ ही होगा, ठीक है। आधारित है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x1, x2, x3 डैश डैश xn मानते हैं और उसके समकक्ष इक्विवेलेंट जो है y1, y2, y3 का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि ग्रुप के अंदर का कोई अज्ञात मूल्य ज्ञात करना है, कोई मिसिंग डेटा ज्ञात करना है तो इंटरपोलेशन का उपयोग करेंगे, और अगर बाहर का मूल्य ज्ञात करना है तो एक्सट्रापोलेशन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें डेटा के आधार पर वैल्यूज़ तैयार होती हैं, जैसे 3 पद हैं, मतलब जैसा डेटा होगा वैसी वैल्यूज़ बन जाएंगी। जैसे आपके पास 3 x दिए हों सपोज़ करो, तो वहाँ पर जो बन जाएगा आपका वो क्या बन जाएगा, y-1 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 4 दिया हो तो y-1 की पावर कितनी होगी 4। 5 दिया हो तो y-1 की पावर कितनी होगी 5। इस प्रकार से वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। अच्छा, विशेष रूप से ध्यान रखना है, फर्स्ट y जो होगा, मतलब आप एज्यूम करोगे y0, y1, y2, y3, y4 ऐसा, तो जो पहला y होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, फिर नेगेटिव ऋणात्मक, फिर धनात्मक, यानी 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसा क्रम जो है आपका कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। और ये तब तक होता जाएगा तब तक जब तक y की वैल्यू आपको 0 प्राप्त नहीं हो जाती, ध्यान रखना, ठीक है। यानी आखिरी में जो है y बराबर क्या आ जाएगा 0, वहाँ पर जो है वो साइन आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो ऐसा करके ये आपका थोड़ा सा पार्ट है इसका। और देखो, बाइनोमियल कैलकुलेट करने के लिए आपको जो वैल्यूज़ दी हुई रहती हैं उनके आधार पर एक फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है हमको। y-1 पावर कितने की आ जाएगी n की, ये वैल्यूज़ जो है हम फार्मूले पर लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो फार्मूला क्रिएट करना बता देता हूँ कि जैसे y-1 बराबर n आया, n की जगह सपोज़ यहाँ पर 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाएगा। आपको अगर फार्मूला बनाते आ गया तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, चाहे वो इंटरपोलेशन आ जाए या एक्सट्रापोलेशन आ जाए, ठीक है। अब अपन देखते हैं उसको प्रॉपर एक फार्मूले को। मान लेते हैं कि उसकी जो पावर है वो दी हुई है y-1 और सपोज़ करो पावर दी हुई है 5 की। अब इसको आपको जो है एक फार्मूले में क्रिएट करना है। जब हम फार्मूले में क्रिएट करेंगे तो देखो इसका जो बनेगा प्रोसेस वो बनेगा, ये हो जाएगा। अब एक छोटे से उससे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर हम 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 देन 5, इस प्रकार से अपन एक क्रम बना देते हैं। ऐसा बनाना नहीं आपको, केवल आपको समझाने के लिए जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने ये बना दिया। अब सबसे पहले y की वैल्यूज बनाएंगे अपन। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया y बराबर 5 है तो y 5 हो गया। अब ये प्लस का साइन है और यहाँ पर ध्यान रखना ये 1 है, नहीं भी लिखा जाएगा तो वो काउंट होता है, ठीक है। अब अपने को जो है इस आधार पर दूसरी वैल्यू निकालना है। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना ये 5 का 1 में क्या करो मल्टीप्लाई, तो हमने किया 5 × 1 कर दिया। और ये जो पोजीशन है 1, इस 1 का हम क्या कर देंगे डिवाइडेशन कर देंगे। ध्यान देना, ये जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है उसके बेस पे
उस बेस का मल्टीप्लाई किया उसके आगे वाली डिजिट्स, ठीक है। तो हमने ये 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया 5 × 1, और जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट का डिवाइडेशन कर दिया, तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5y। क्लियर हो गया, ये आपने दूसरी पोजीशन निकाली। अच्छा, साइन यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर काय का आ जाएगा माइनस का, ठीक। अब बेस बनाना है तो बेस जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता जाएगा आपको, मतलब घटते क्रम में मिलता जाएगा। घटते क्रम में कैसा, यहाँ पर बेस 5 था तो अब बेस कितना हो जाएगा 4, ये बन गया आपका 5y = 4, और बेस 4 हो गया उसका, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू निकालना है तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 × 4 और पोजीशन का डिवाइडेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, सिंबल हो जाएगा प्लस का, 10y हो गया, और 4 मतलब 5 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक और कम हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा निकालना है, साइन लगा दो आप यहाँ पर माइनस का। अब चौथी वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 × 3, और डिवाइड काय से कर दोगे 3 से, 3 से 3 कैंसिल कर दो तो यहाँ हो जाएगा 10y और 2 हो जाएगा। क्लियर है, साइन लगा दो प्लस का, क्या बन जाएगा 10 × 2, ये हो गया, और 4 से उसको डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 2 से ये हो जाएगा 2 टाइम, 2 से हो जाएगा 5, तो बन जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा 1, और आखिरी में 6 नंबर पे तो क्या हो जाएगा 5 1 = 5, मतलब 5 × 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 1, यहाँ पर ये 1y और इधर हो जाएगा 0, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी इस तरफ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई वो ये आ गई, माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, और इन सब के बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आपका पूरा एक आपने जो है उसको फॉर्मूले के रूप में, यानी y - 1 की पावर 5 वैल्यूज़ में है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो सपोज करो 3 में होता, ये होता, क्या करते आप, ये लिख लेते हैं यहाँ पर 3, माइनस कर देते, 3 से 1 को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 3 1 = 3, और ये पहली पोजीशन है 1 से डिवाइड कर दो उसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, प्लस अब 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और पोजीशन कौन सी भाई, ये पोजीशन फर्स्ट थी, ये पोजीशन कौन सी सेकंड, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3y 1, माइनस 3 1 = 3, और पोजीशन कौन सी है, ये 3 है, कैंसिल हो जाएगा 1, तो y 0 = 0। इस प्रकार से जो है वो हम फॉर्मूले जो बना सकते हैं, और बस आप कुछ नहीं करना है, जो आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में ऐसा 2 चीज़ें रहती है, एक x रहेगा और एक y, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये x1 x2 x3 x4 इस प्रकार से रहेगा, ऐसे ये x0 y0 y1 y2 y3 y4 y5 ऐसा रहेगा, और इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। मान लो इसकी 10 से 20 से 30 से 40 से ये दी हुई नहीं है, और इसकी दी हुई है 50,
और आपको ये वैल्यू निकालना है बस। तो इसकी जगह पर ये जो है आपका y4 ये वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा, बाकी आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। बहुत इजी है ये इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, आपको बस थोड़े से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको समझना है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसको आप अच्छे से करके देख लेना। इस क्योंकि ये 4th यूनिट का है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा क्या जाएगा ही, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन है ना। तो आपको एमकॉम के लेवल में ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, थैंक यू।